Hello everyone, welcome to my YouTube channel SG Studies. Today we are going to study on chapter second, that is from 8th standard. यानी कि 8th standard का second chapter of history, that is यूरोप एंड इंडिया। यानी कि हमने देखा कि हमारे इंडिया जो है उस पर किन्होंने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, यूरोपियंस ने राज किया, और भी बहुत सारे जो अंग्रेज़ की जो कंट्रीज थे उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया। तो यहाँ पर यूरोप और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप क्या था, क्या उसमें डिफरेंसेस था, क्या क्या सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन यूरोप हैड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो यूरोप था वहाँ पे जो सारी घटनाएं हुआ करती थी वो सीधा जो उसका असर पड़ता था या फिर वो सेम घटनाएं इंडिया में भी हुआ करती थी। अब आप बोलोगे ऐसा इंडिया में क्यों हुआ करता था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यूरोपियन से आए थे, यूरोप से आए थे, तो उनके पास जो आइडियाज़ थे वो आकर इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे। जो उनका अलग अलग मॉन्यूमेंट्स जो यूरोप में था वही सारे मॉन्यूमेंट्स, उसी तरीके के मॉन्यूमेंट्स जो सारे कौन कौन से ईंटें लगते हैं, कौन कौन से बिल्डिंग बनाने में क्या सामग्री लगती है, वो सारी चीज़ें वो इंडिया में भी डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं कि जो सारी चीज़ें जो मॉडर्न पीरियड में जो यूरोप में हो रहा था वही सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी। क्योंकि उस समय हमारे इंडिया पे यूरोपियंस यानी ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। देयरफॉर व्हाइल स्टडीइंग द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी हैव टू स्टडी द इवेंट्स हैपनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि जब हम अगर पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोप में क्या क्या सारी चीज़ें हुई। अगर यूरोप में जो चीज़ें हुई है वही सारी चीज़ें इंडिया में भी हुई थी। वो सारी चीज़ें जो बोलते हैं ना जो हैपनिंग्स वहाँ पे होती है वो सारी हैपनिंग्स इंडिया में भी फॉलो हो रही थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे हमारे इंडिया पे। अब देखते हैं पीरियड ऑफ रिनाइजेंस, यानी पीरियड ऑफ रिनाइजेंस। अब हम पहले जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। अब पीरियड ऑफ रिनाइजेंस यानी जो मतलब इन रिनाइजेंस यानी जो सारी जो हम बोल सकते हैं मतलब जो उस समय रिनाइजेंस यानी जो अब मॉडर्न इंडिया था या फिर मॉडर्न यूरोप, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। बहुत सारे आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स या फिर बहुत सारे जो बोलते हैं बुद्धिमान लोग आए जिन्होंने एरोप्लेन्स, प्रिंटिंग प्रेस और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया। इसलिए इसे रिनाइजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिनाइजेंस। रिनाइजेंस का मतलब होता है कि उस सेंचुरी में 18th-17th सेंचुरी थी, उसमें अगर कुछ भी डेवलपमेंट आ रहा है, जो सारी चीज़ें अलग अलग नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नई नई बोलते हैं ना, एकदम मॉडर्न का ज़माना आ गया था, एकदम मॉडर्न का ज़माना आ गया, तो उसी को हम पीरियड ऑफ रिनाइजेंस कहते हैं। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड दैट इज फ्रॉम 13 to 16th सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिनाइजेंस। अब 13 to 16th सेंचुरी को जो था उसको पीरियड ऑफ रिनाइजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं समयों पर जो ये समय था इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आए, मॉडर्न का ज़माना आ गया। जो चीज़ें पहले हाथ से हुआ करती थी अब वो नए नए मशीनों के जरिए होंगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, द जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। अब इस समय बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए, बहुत सारे फाउंडेशंस हुए, जिसके चलते ये मॉडर्न एरा था इसे रिनाइजेंस कहा जाता है। हैंस दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिनाइजेंस। अभी हमने पढ़ा कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? Age of Renaissance. During this period, in the field of architecture, physiology, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to overall development. यानी कि जो इस समय था इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स आए, फिलोसॉफी स्टार्ट हुआ, या फिर जो अलग अलग ट्रेडिशंस थे। पहले से ट्रेडिशन जो हुआ करता था मतलब वो कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे, पर बीच में जब ब्रिटिशर्स आए तो ये रिलीजियस डिफरेंसेस कम होने लगा। ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं माना करते थे कि हम रिलीजियस डिफरेंसेस करेंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें, या फिर हमने देखा था ना बहुत सारे जो लोग थे जो स्त्री को अगर उनके पति गुजर जाते हैं तो उन्हें जला दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दी। ब्रिटिशर्स ने कुछ जो चीज़ें थी हमारे इंडिया में एक दो चीज़ें बहुत ही अच्छी की है।
तो इसी के चलते जो उनका जो ट्रेडिशन था उसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट भी आया। ड्यूरिंग दिस रिनाइजेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज गिवन ग्रेट इम्पैक्टस, यानी कि इस समय में सबके अंदर इंसानियत बहुत ही अच्छी थी। अब हम किस तरह की समझेंगे? देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग। उस समय क्या होता था कि मतलब ऐसा नहीं तू जा वहाँ जा, तू इस रिलीजन का है, तू उस रिलीजन का, ऐसा सब नहीं हुआ करता था। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ट्रीट हुआ करता था। जब था मॉडर्न पीरियड जो हमारा था, जब गांधी जी समझ लो थे, मतलब उसमें ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था और गांधी जी भी थे, सारी जो लोग थे जो काम कर रहे थे उसके पीछे सारी चीज़ें हो रही थी, सबके अंदर इंसानियत थी। सो लोग मतलब एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, उनका जो आउटलुक था बहुत ही अच्छा था। ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग इंस्टीड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज यानी परंपरा या फिर जो होती है हमारे संस्कार, उसे शायद मतलब उसे भी माना करते थे, पर जो पहले सब रिलीजन को फॉलो करते थे उन रिलीजन के हिसाब से उनका नाम बोलते थे, हे राजपूत, जैसे सब ऐसा नाम हुआ करता था। उसी तरह इस सारी चीज़ों को हटाया गया और सबको आइडियोलॉजी जो परंपराएं थी उनको भी हटाया गया, और जो उनकी इंसानियत थी अंदर से उन्हें लगा कि हमें इंसानियत के दौर पर चलना चाहिए, ना कि हमारी परंपराएं तो होनी चाहिए, पर जो अच्छी परंपराएं हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, जो बुरी परंपराएं उन्हें क्यों अडॉप्ट करें हम। ऐसी सारी चीज़ें होने लगी। और 13 to 16 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ? ये रिनाइजेंस का शुरू हुआ। अब हम थोड़ा जानते हैं साइंटिस्ट, यानी फिर साइंटिस्ट नहीं थे ये महान बोलते हैं ना वैज्ञानिक या फिर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिशियन, आप कुछ भी बोल सकते हो इन्हें। ही इज़ अ रिकॉग्नाइज एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रिनाइजेंस। अब जो पीरियड ऑफ रिनाइजेंस था इसमें इनका भी कुछ रंग गया था, मतलब इन्होंने भी कुछ रंग डाला था उसमें। अब इन्होंने क्या रंग डाला? ही वॉज वेल वर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, वर्स यानी बोलते तजुर्बा इनके पास बहुत ही अच्छा था, मतलब बोलते हैं ना मेरा 20 साल का तजुर्बा है, मेरा 40 साल का तजुर्बा, उसी तरह इनका भी जो तजुर्बा था, जो बोलते हैं एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा था। इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड आर्ट, किसमें तजुर्बा अच्छा था इनका, मतलब किसमें एक्सपीरियंस था इन्हें? साइंस में और आर्ट में। ही हैड मास्टरी ओवर वेरिड सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर। अब इन्होंने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स उसमें मास्टरी की है, इन्हें उनका बहुत सारा शौक भी था। किस में? स्कल्पचर यानी कि जो मूर्ति बनाते हैं, आर्किटेक्चर जो आर्ट करते हैं, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, यानी जो एस्ट्रोनॉमी भी इन्हें इंटरेस्ट था, एसेट्रा। बट ये सारी चीज़ें थी, इनके स्कल्पचर थे, आर्किटेक्चर थे, मैथमेटिशियन भी थे, इंजीनियरिंग भी इन्हें इंटरेस्ट था, म्यूज़िक में। बट ही बिकेम वेल रिनोन एज अ पेंटर, यानी कि इसे सारी चीज़ें होने के बाद भी इन्होंने खुद के जो इनका बोलते हैं ना हमें क्या बनना है, इनके ड्रीम के ऊपर फोकस किया। अब इनका ड्रीम था पेंटर बनने का, तो ये क्या बन गए? पेंटर बन गए। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी एक पेंटर बन गए, पर पेंटर भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही बड़े पेंटर। अब इनका हीज पेंटिंग मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर, ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। सही, जो पेंटिंग थी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि पेंटिंग जो थी ये कोई मामूली पेंटिंग से नहीं, बल्कि लियोनार्डो दा विंसी, इन्होंने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी और इसे इंटरनेशनल के दौर पर भी रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लियोनार्डो दा विंसी ये जो थे, इनका बचपन का बहुत ही बोलते हैं ना, इन्हें पढ़ना लिखना अच्छे से नहीं आया करता था, फिर भी एक महान वैज्ञानिक, एक महान पेंटर किस दौर पर हमारे सामने आए हैं। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जो रिफॉर्म मूवमेंट था, यानी कि जो सारी रिफॉर्म मूवमेंट उसे कहा गया था जो ह्यूमैनिटेरिज्म, जो इंसानियत के दौर पर सबके सामने आया था, या फिर जो इंसानियत दिखाता था, या फिर एक दूसरे को जो ट्रीटिंग का जो था, ईच अदर ट्रीट करने का, एक दूसरे को देखने का नज़रिया, इसे रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता था। और ये बहुत ही ज़्यादा बोलते ना स्प्रेड हुआ था थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट। वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। और भी हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट में क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें उस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। द आर्ट एंड लिटरेचर रिनाइजेंस पीरियड डेपिक्ट
सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो लिटरेचर जो उस समय का रिनाइजेंस जो पीरियड था उसमें सबकी इमोशंस को ज़्यादा कर बोलते हैं ना बुक बनाया जाता था, किस तरह के लोग हुआ करते थे उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स भी बनाए गए हैं। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉमन पीपल। अब जो बुक्स थे ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गुजराती में लिखा था, मराठी में लिखा था, जिसके कारण कोई बिहार का ना पढ़ पाए, कोई मध्य प्रदेश का ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं हुआ करता था। एक लोकल लैंग्वेज हुआ करता था या फिर हर लैंग्वेज में से एक एक बुक हुआ करता था जिसको कोई भी एक कॉमन पीपल बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सके, इस तरह लिखा जाता था। ड्यूरिंग 1450 AD जॉन्स गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि 1450 में, कब 1450 में एक महान बोलते हैं ना वैज्ञानिक बोल सकते हैं या फिर इन्हें इन्वेंटर भी कहा जा सकता है, जिनका आपने नाम सुना होगा जॉन गुटेनबर्ग। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि उस समय बहुत सारे फाइल्स जो हुआ करती थी लिखने में बहुत टाइम लगा करती थी या फिर बहुत सारे लोगों को बोलते ना बहुत समय लग जाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस का काम ये था कि जो सारी चीज़ें अगर आप उसमें डालते हो वो फटाक से प्रिंट करके बाहर कर देता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज कंसेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसी के चलते जो डिस्कवरी थी, जो आइडियाज़ थे, जो कंसेप्ट जो किसके क्लियर नहीं होते थे, जो नॉलेज थी, ये ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पहुँचने लगी। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पंजाबी हो, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता था उस समय, और सबके पास इस सारी जो चीज़ें थी ये पहुंचने लगी। एज अ पब्लिक, नॉट एज अ मंत्री और कुछ भी, ये एक पब्लिक मतलब एक पब्लिक का हक क्या था उसके हिसाब से सारी चीज़ें पहुंचने लगी उनके पास, उनका जो नॉलेज था। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अब देखते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या था। हमने ऊपर पढ़ा कौन सा मूवमेंट था, ये वाला पीरियड ऑफ रिनाइजेंस था। अभी यहाँ पे लिखेंगे पढ़ेंगे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक द ऑल रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि जो कैथोलिक जो चर्च था, मतलब उस समय जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल हुआ करता था, इंटेलेक्चुअल्स यानी मतलब जो आप बोल सकते हो, मतलब बोलते हैं अंधविश्वास बोल सकते हो या फिर बौद्धिक बोल सकते हो, उस जो सारी चीज़ें थी उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो चर्च हुआ करते हैं उस पर ऐसा नहीं कि खाली उस पर क्रिश्चियन से जाए, उस पर हिंदू भी जा सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो आइडियोलॉजीज थी, जो परंपराएं थे, उसको भी माना गया और उसी के चलते अलग अलग फैसिलिटीज़ भी आई। द क्रिश्चियन प्रेस्ट वेर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेर इंडगल्ड इन अननेसेसरी रिचुअल्स, यानी कि जो उस समय के जो क्रिश्चियन प्रेस्ट थे या फिर क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं जो उस समय पे जो पुजारी हुआ करते थे, जो पंजाबी के जो पुजारी हुआ करते थे या फिर जो आप बोल सकते हो तमिलनाडु की साइड से जो पूजा करते रहते थे, वो इन्हें रिलीजन्स के नाम पे लूटा करते थे। अब आप बोलोगे रिलीजन्स के नाम पे क्यों कैसे लूट सकते हैं? रिलीजन्स के नाम पे इस तरह लूट सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको अगर घर में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में भूत प्रेत है, मेरे घर में भूत है, प्रेत है, तो उन लोग बोलेंगे आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा खर्चा कीजिए, आप ये पहनिए, आप वो पहनिए। इसमें आपका जो बोलते हैं ना मनी का ज़्यादा लॉस होता है, मनी का ज़्यादा लॉस होता है और प्रॉफिट किसका होता है? पुजारी का प्रॉफिट होता है। मतलब कुछ सारे नहीं पर उस समय के पुजारी जो हुआ करते थे, ये सारे जो लोग थे, ये उनके जो उसका एडवांटेज लेते थे, जो उनका इग्नोरेंस था, वो जो सारी चीज़ें करते थे, उनका कहना मानते थे, उसका एडवांटेजेस ये जो रिचुअल्स या फिर जो बोल सकते हैं हम जो प्रीस्ट जो पुजारी थे, ये सारे लोग उनका एडवांटेजेस लिया करते थे। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज़ नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म। अब इसी के चलते एक आंदोलन चलाया गया कि हम ये सारी चीज़ों को भरोसा नहीं करेंगे और उसी को रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पॉर्टेंट, और इसी के चलते लोगों को समझ में आया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई जिसके चलते लोगों को इन सारी चीज़ों से छुटकारा यानी कि फ्रीडम मिला और अपना जो इम्पोर्टेंस था उसको भी गेन किया उन लोगों ने। अब देखते हैं जोग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी कि अब देखते हैं उस समय की जोग्राफिकल क्या क्या सारी चीज़ डिस्कवर हुई थी। जैसे हमने देखा एक पेंटर थे, उनका क्या नाम था?
लेनार्डो द विंसी। और हमने एक और देखा इन्वेंटर जॉन गुटनबर्ग, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया। अब देखते हैं और क्या क्या जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए इन द 1453 AD द Ottoman to conquer the Constantinople, Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire। यानी कि जो उस समय का एक मतलब जो तुर्की, आपने वो टर्की, आपने कंट्री सुना होगा टर्की यानी कि, या फिर ऑटोमन टर्क्स, या ये जो कंट्रीज थी ये बाहर से आकर किसके ऊपर कब्जा की? इस्तांबुल, यानी कि इसे इस्तांबुल भी कहा जाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो था ये, इसे इस्तांबुल भी कहा जाता था। और इसको किन्होंने जीता? ये कहाँ का कैपिटल था? बाइजेंटाइन एम्पायर जो था उसका कैपिटल था इस्तांबुल। और उसे किसने कॉन्कर किया? टर्किस ने कॉन्कर किया। पहले उस पर दूसरे लोग राज किया करते थे, पर ये दूसरे कंट्रीज से आकर हमारे इंडिया में इन सारी चीज़ों के ऊपर राज करने लगे। द ओवरलैंड दैट ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। अब जो इस्तांबुल था ये बीच में था, किसके बीच में था? एशिया और यूरोप के बीच में था। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें एशिया से यूरोप में जाना है तो इस्तांबुल से होकर जाना पड़ेगा, या फिर एशिया से यूरोप में आना है तो उसमें भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इस्तांबुल को पार करना होगा। तो क्या किया? सिंस द तुर्क ब्लॉक दिस रूट, और इसी के चलते जो टर्किस थे, यानी कि उन्होंने भी हमारे कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी लूट के लेके गए हैं, पर ये उस समय राज करते थे, इसलिए इनका रूल चलता था उस जगह पर। जो ये इस्तांबुल था उस जगह पे इनका रूल चलेगा। यानी कि अगर कोई भी मंत्री है, उसके अंदर कोई राज है, तो उसके बिना पूछे वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। इसलिए टर्किस ने उस रूट को बंद कर दिया। जो एशिया और यूरोप के बीच में जो इस्तांबुल का जो रूट था उसे इन लोगों ने बंद कर दिया। देयर वॉज नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हें ट्रेड करना था, उन्हें उनके जो प्रोडक्ट थे उन्हें इंडिया में, एशिया में, सारी जगह पर सेल करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया? सोचा कि हम कोई दूसरा रूट ढूंढते। क्या? देयर वॉज नीड टू फाइंडिंग अल्टरनेटिव रूट, यानी कि दूसरा रूट फाइंड करने की ज़रूरत थी फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया तक पहुंचने के लिए यूरोपियन जो कंट्रीज थे उन्हें अलग अलग रूट ढूंढना जरूरी था, क्योंकि जो इस्तांबुल का जो रूट था वो टर्किस ने बंद कर दिया था, तो दूसरा रूट ढूंढना जरूरी था। अब हम उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि जो उनका लैंड है वो चाहे कुछ भी करे, हमसे करना क्या? ऐसी सारी चीज़ें। दिस लैड टू अ न्यू फेस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी, और इसी के चलते जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। अब देखते हैं जो टर्किस ने ऐसा सब रूट बंद कर दिया था, तो अभी यूरोपियन कंट्रीज तो चुप नहीं बैठेगी, उन्हें ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है एशिया में तो उसे आना ही है। तो इसी के चलते let us know geographical discoveries during 15th century. European sailors went to expedition to discover sea route to India। यानी कि जो 15th सेंचुरी आया, जब जोग्राफिकल डिस्कवरीज में भी बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसलिए 15th सेंचुरी में लोगों ने चाहा कि जो उनका यूरोपियन जो सेलर्स थे उन्हें मतलब जाना था कि मतलब टर्किस ने रास्ता बंद कर दिया तो हमें दूसरा रूट ढूंढना पड़ेगा, तो वो सीधा चले गए सी रूट पर। अभी उन्हें देखा कि सी रूट से किस तरह जाएंगे, तो उन्होंने स्टार्ट किया सी रूट से स्टार्ट किया। अब देखते हैं सी रूट उनका कहाँ पर गया। इन 1487 AD बार्टोलोमेउ डायस अ पोर्चुगीज सेलर। अभी पोर्चुगीज का सेलर था, ये भी मतलब बोलता है यूरोपियन का सेलर ही था। बिगेन हिज एक्सपीडिशन इज सर्च ऑफ इंडिया। अब इसने सर्च ऑफ इंडिया में खुद का मतलब बोलते हैं ना, खुद का मतलब सी जो उनका जहाज़ था उसको लेकर चल दिए। बट ही रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पर ये कहाँ पर पहुँचे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, विच वी नो नाउ एज द केप ऑफ
गुड होप, यानी कि फिर भी वो अफ्रीका कंट्री घूम कर, अब बोल सकते हो अफ्रीका से घूम कर वापस इंडिया आना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब कितना उनको समय लग गया होगा, इसलिए ये इंडिया तक पहुँचे पर अफ्रीका से घूम कर आए। इन्हें एक्चुअल पाथ नहीं पता चला, घूम कर आए तो रास्ता इनका इधर उधर हो गया, इसलिए सही जगह पे पहुँच नहीं पाए। अभी लोगों को ढूंढना था कि मतलब हम सीधा यूरोप से इंडिया तक कैसे पहुंच सकते हैं, हमें अफ्रीका को क्यों घूमना है, हमें अफ्रीका कंट्रीज़ को क्यों घूमना है। इसलिए इन्होंने वापस खोज करना चाहा कि यूरोप से सीधा इंडिया आ जाए। इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing toward west but reached the eastern coast of the continent of America। अब ये भी कौन थे बेचारे, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इन्होंने भी जर्नी स्टार्ट की इंडिया को ढूंढने के लिए, इन्होंने भी सेलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर ये कहाँ पर पहुँचे, ये भी निकलते गए सीधा सी रूट के सामने निकलते गए, पर ये जाकर पहुँच गए अमेरिका की कोस्ट पर, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर जाकर पहुँच गए, ये ढूंढ नहीं पाए। अब वापस से हुआ इन 1498 AD द पोर्चुगीज सेलर, वापस पोर्चुगीज सेलर एक आया जिसका नाम था वास्को द गामा मैनेज टू सेल पास्ट द केप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कॉलिकट, यानी कि एक वास्को द गामा, इनका जो बोलता है ना यूरोपियन कंट्रीज का सब जो या फिर अमेरिकन कंट्रीज का जो नाम होता है एकदम बोलते हैं ना अलग अलग होता है, हमारे जो इंडिया से एकदम अलग अलग होता है उनका नाम। और फिर जो वास्को द गामा, ये कहाँ पर, ये इन्होंने रूट ढूंढ लिया, यानी कि ये सीधा यूरोप से सीधा इंडिया के कोस्ट पर आगे, कहाँ पर कोस्ट पे, इन कैलिकट में ये आकर पहुँच गए। अब हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन किस तरह हुआ यूरोप में। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनाइजेंस पीरियड, जब रिनाइजेंस पीरियड में इतने सारे चेंजेस हुए, यूरोप परसुएड फ्रॉम मेडिवियल टू मॉडर्न एज, और इसी के चलते जो यूरोप था, जो रिनाइजेंस चल रहा था, तो जाहिर सी बात थी जो ब्रिटिशर्स करेंगे पहले अपने यूरोप में करेंगे, फिर जाकर इंडिया में करेंगे। तो जब यूरोप में इतनी सारी चीज़ें हुई तो वो एकदम मॉडर्न एज में बोलते हैं ना एक खुद का कदम रख चुका था। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टू प्लेस इन द सेम पीरियड, अब जो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन जो था उसी समय पर खुद का जगह लिया उसने, कहाँ पर, लोगों के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो यूरोप में। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, यानी कि जो ब्लाइंड फेथ, अंधा बोलते हैं ना, अंधविश्वास, फेथ यानी विश्वास, ब्लाइंड यानी अंधा, जो अंधविश्वास था उसके बाहर निकलने लगे लोग उसके बाहर निकलने लगे और उन्होंने उस सारी चीज़ों को इग्नोर किया। द प्री स्टैब्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशंस या परंपराएं, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें होती थी पर अंधविश्वास के जरिए नहीं बल्कि विश्वास के जरिए होती थी। ऑल दिस चेंजेस आर एड्रेस्ड एज इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन विच गेव फर्दर मोमेंटम टू साइंटिफिक डिस्कवरीज इन यूरोप। और इसी के चलते जब लोग बाहर आए, जो ये ब्लाइंड फेथ था या फिर अंधविश्वास था, जब लोग इसके बाहर आए तो उन्होंने इसी को इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कहा था। इंटेलेक्चुअल यानी अंधविश्वास बोल सकते हो या फिर बौद्धिक बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें, बौद्धिक जो रिवॉल्यूशन था, या फिर आप बोल सकते हो कि एकदम बोलते हैं अंधविश्वास से बाहर आना, इसको इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कहा जाता था। और जब वो लोग अंधविश्वास से बाहर आए, उनका जो पैसा था बचने लगा, लॉस नहीं होने लगा, बल्कि लोग जो थे कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, उनका जो अंधविश्वास था उसको विश्वास में कन्वर्ट किया। इसी के चलते उनकी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज थी यूरोप में वो भी बढ़ने लगी। अब देखते हैं रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी उसी के चलते पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रही थी। ऐसा है कि नहीं पॉलिटिकल रुक गई थी, सारी चेंजेस हो रही थी और इसी के चलते वो जगह लिया उसने। ड्यू टू दिस वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट ड्यूरिंग 18th as well as 19th century, the period is known as the age of revolution। अब जो ये सारी चीज़ें थी, अंधविश्वास या फिर आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल रिनाइजेंस, ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। तो इसी के चलते जो ये सारे 18 से लेकर जो 19th सेंचुरी के बीच में ये सब रिवॉल्यूशन में ही गुजर गया। कुछ रिनाइजेंस का रिवॉल्यूशन हुआ, इंटेलेक्चुअल का हुआ, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने भी पढ़ा। उसमें इसी
सब गुजर गया। इसलिए इसे 18 से लेकर जो 19 जो सेंचुरी था उसी को बीच में इसे रिवॉल्यूशन का नाम दे दिया, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि सब कुछ बदलने का समय था ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। और इसी के बीच में अब पहले सब राजा महाराजा राज करते थे, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी सारी चीज़ें हुआ करती थी, यानी प्रजा में से कोई आकर राजा नहीं बन सकता था। पर जब सारी चीज़ें हुई, जब लोग मॉडर्न ज़माने में जाने लगे, तो उसी के बीच में ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बल्कि पब्लिक जिसे अपॉइंट करेगी, जिसे चाहेगी, जिसे ज़्यादा वोटेड करेगी अपना, वही जाकर एक बोलते ना नागरिक एक राजा बन सकता है, या फिर राजा नहीं, वो एक पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है वो उसे आगे बढ़ने का हक नहीं, खाली राजे के बेटे को राजा बनने का हक है, उसे आगे जाने का हक है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक कोई गरीब है, उसे अगर उसमें इंटरेस्ट है, वो अगर दुनिया को बदल सकता है तो उसे हम अपॉइंट कर सकते हैं। और इसी के चलते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो था डेवलपमेंट, वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है जब इंग्लैंड में स्टार्ट होगा तो इंडिया में भी स्टार्ट हुआ। तो जब पहले इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री चलता था तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था वो इंडिया में आया। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता था तो जो हमारी बोलते हैं ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सारी चीज़ों को अच्छा लगा, उन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम पसंद आया, इसलिए उन्होंने भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि इंग्लैंड को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे या फिर जो उस समय के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उनको ये सारी चीज़ें पसंद आई। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सारी रूल्स रेगुलेशंस थे, तो उन्होंने भी पार्लियामेंट्री को अपॉइंट किया, उन्होंने प्रेसिडेंटल सिस्टम को अपॉइंट नहीं किया। देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम, जो उनका कैबिनेट सिस्टम था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। द बिल ऑफ राइट ऑफ 1689, अब जो बिल पास हुआ था 1689 में कि सबको राइट्स भी मिलना चाहिए, लेड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग। अब जो किंग था उसके मतलब कोई लीडर बनता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई बोलता है ना लिमिट होनी चाहिए, कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर कुछ अगर कार्रवाई करता है या फिर हमारे ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाता है, हमसे कुछ गलत करवाता है, उसके ऊपर भी लिमिटेशन होनी चाहिए। जो कोई किंग हो या फिर कोई लीडर हो, उसके पावर के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि वो इससे ज़्यादा अपनी जो बोलते हैं ना लिमिट को क्रॉस ना करे, या फिर उसके ऊपर भी अगर वो क्रॉस करता है तो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज स्टैब्लिश। और इसके चलते जो सॉवरेनिटी था, ये सॉवरेनिटी का आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा सॉवरेनिटी का मतलब आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा राज्य जिसके ऊपर किसी भी फॉरेन पावर का राज ना, उसे सॉवरेनिटी स्टेट कहा जाता है। और इसी के चलते पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। अब देखते अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप। अब जब ये यूरोप में रिवोल्यूशन डेवलपमेंट हो रहा था तो क्यों ना अमेरिका में हो, क्यों ना अमेरिका में भी हो। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के चलते जो इम्पोर्टेंस भी दिया गया कि इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। With this discovery of America, the European countries turned their attention toward this continent. अब जो अमेरिका को पता होगा, अमेरिका पहले से ही बहुत ही पावरफुल, उनके पास बहुत ही ज़्यादा वेपन्स थे या फिर ये बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना वेल डेवलप कंट्री है। तो यूरोपियंस ने क्या सोचा कि हमने अपना जो कंट्री है उसमें तो सब अच्छे से चला ही रहे, तो क्यों ना हम जाके अमेरिका के ऊपर भी राज करें, क्यों ना अमेरिका के ऊपर भी राज करें। तो कहाँ पे चले गए, अमेरिका के कॉन्टिनेंट में अटेंशन या फिर उसके तरफ जाने लगे। द इम्पार्शलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड स्टैब्लिश देयर ओन कॉलोनीज। यानी कि इसी के चलते जो यूरोपियंस थे वो जाकर अमेरिका के ईस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट पर रहने लगे और वहाँ पर खुद का कॉलोनीज स्टैब्लिश किया, खुद का कंट्रोल वहाँ पे जमाया, खुद का कॉलोनीज वहाँ पे स्टैब्लिश किया। और वो अमेरिका वालों को दबाकर रहने के लिए कहते थे, यानी कि मतलब बोलते हैं ना अगर कोई बाहर से आए, जैसे ब्रिटिश हम पे आई थी तो हमें अपने नीचे करके रखती थी, उसी तरह यूरोपियंस जब अमेरिका में गए तो उन्होंने भी अमेरिका वालों को बहुत ही मतलब दबाकर रखा, अपने कंट्रोल में उन्हें रखा। तो ये जाहिर सी बात है अच्छी नहीं, जिस तरह ब्रिटिश हम पर हार्म कर रही थी उसी तरह यूरोपियंस भी अमेरिका के ऊपर जुल्म कर रही थी। इंग्लैंड स्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। अब जो इंग्लैंड थी उसने 18 कॉलोनी स्टैब्लिश किया, कहाँ पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज। अब जो इंग्लैंड था उसका नॉमिनल डोमिनेशन था इसके ऊपर, मतलब वो बोलते हैं ना
कि एकदम कब्जा कर बैठ गई थी। बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शन एंड टैक्सेस ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनीज। अब आप वहाँ पे जा रहे हो, आपको अगर वो बाई चांस समझ लो आप वहाँ पर रह रहे हो, वो आपसे दबकर भी रह रहे, तो आपको टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है? आप भले उन्हें दबा कर रख रहे हो या फिर उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? और यही टैक्स यूरोपियंस को भगा गया, यही टैक्स यूरोपियंस को भगा गया। अब जब इन लोगों ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया कि आपका खेती में जितना प्रॉफिट होता है उसका हाफ टैक्स हमारी यूरोपियन सरकार लेगी, अगर आप कोई भी धंधा करें उसका हाफ टैक्स हमारी यूरोपियन सरकार लेगी। ऐसा ये लोग यूरोपियंस लोग अमेरिका के ऊपर जुल्म उठाते थे जिस तरह ब्रिटिश इंडिया के ऊपर करती थी। और इसी के चलते जो अमेरिका वाले लोगों ने बोला ना कि द पीपल्स इन अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। अब अमेरिका को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, अमेरिका को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अब इसके ऊपर उन्होंने रिवॉल्ट रखा कि हमें आपका शासन नहीं देखना, अब आप लोग चले जाइए। इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। अब जो इंग्लैंड थी, अब उन्होंने सोचा कि हमें अब जंग लड़ना होगा। इसी के चलते अमेरिका कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। यानी कि उसी के चलते जो अमेरिका थी उन्होंने भी खुद का जो आर्मी था वो पहले से उनके पास वेपन्स ज़्यादा थे, उनके पास आर्मी पावर भी ज़्यादा थी, वो बहुत ही डेवलप्ड नेशन था। इसीलिए जो उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, जिसके सामने यूरोपियंस की आर्मी टिक नहीं पाई। और उस आर्मी को कौन हैंडल करता था उस समय? जॉर्ज वाशिंगटन उसको हैंडल करते थे, जो उनकी आर्मी थी। और फाइनली जो इंग्लैंड थी वो हार गई और कौन जीता? अमेरिका जीत गई। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी इवेंट को क्या कहा जाता है? अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बोर्न। और इसी के चलते पहले अमेरिका नाम था, पर जब ये सारी अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो इसी के ऊपर इसका क्या नाम रखा गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसमें फेडरल सिस्टम भी चलाया गया, यानी कि सारे नागरिकों को हक है कि वो अपनी ऊपर से जिम्मेदारी ले सकते हैं। किसी भी तरह अगर कोई भी पब्लिक इशू होता है तो उसमें वो बोलते हैं ना हिस्सा ले सकते हैं। इशू नहीं बल्कि पब्लिक या फिर कोई ऑफर्स आता है, पॉलिसीज आते हैं तो उसमें हिस्सा लेने का काम होता है। और ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का उस समय बन गया था। और इसी के चलते जो अमेरिका थी उसका न्यू बॉर्न हुआ। पहले अमेरिका थी पर बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि एकदम पावरफुल अमेरिका पावर बन गई थी। अब देखते हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन। In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. Uncontrolled and just monarchy and feudalism एंड स्टैब्लिश अ रिपब्लिक। यानी कि उस समय जो फ्रांस के जो पीपल्स थे उनका जो सरकार था वो उस समय ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बोलते हैं ना मूवमेंट किए, बहुत सारे आंदोलन किए, जिसके चलते जो उनका जो अनकंट्रोल था वो बाद में कंट्रोल में आया और जस्टिफाई हुआ। और इसी के चलते उन्हें रिपब्लिक मिली। उन्हें बोलते हैं ना एक बोलते हैं न्यू नेशन के जरिए आया, एक फ्रांस का न्यू रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि एकदम बदल गया था अंदर से। फ्रांस जो हुआ था एकदम पूरा रिवॉल्यूशन हो गया था उसका, यानी कि एकदम पूरा बदल जाना। रिवॉल्यूशन यानी एकदम पूरा बदल जाना, जैसे पूरा बोलते हैं ना रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ पूरा एकदम एक बार पूरा ख़त्म होता है फिर चालू होता है, उसी तरह इनका भी रिवॉल्यूशन हो गया था। जो इनके जो बोलते हैं ना मंत्री लोग थे फ्रांस के, उनके अगर इन्होंने आंदोलन किया, फ्रांस के वासियों ने आंदोलन किया, तो उसी के चलते जो उनके हेड थे वो भी उनके अंदर परिवर्तन आया और इसी के चलते उसे फ्रांस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। द फ्रांस रिवॉल्यूशन गेव टू वर्ल्ड द 3 वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इसी के चलते जो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो उन्होंने आंदोलन की, तो उसमें लोग को फ्रीडम मिला, सबको इक्वलिटी मिली और फ्रेटर्निटी मिली सबको। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अमॉन्ग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रांस रिवॉल्यूशन हैव वेरी इंपॉर्टेंस वन। यानी कि जो अमेरिका का जो
रिवॉल्यूशन हुआ या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिका का हुआ, या फिर फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। अगर हम पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन पढ़ने जाए तो हमारे इतिहास में या फिर हमारा जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते तो उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।